चलिए सुनते हैं दोस्तों आज की कहानी। किसी समय में एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी बहुत दिनों बाद गर्भवती हुई। जब उसके महीने पूरे हो गए तो उसने सोचा कि यदि किसी पुण्य क्षेत्र में प्रसव हुआ तो उसकी संतान अच्छी होगी। उसने अपने मन की बात अपने पति से कही। उसका पति उसे लेकर पुण्य क्षेत्र के लिए निकल पड़ा। वे अपना नगर पार करके शाम के समय एक बड़े से जंगल में पहुंचे। चूंकि पत्नी बहुत कमजोर थी इसीलिए वहीं बैठकर आराम करने की सोची। रास्ते के पास पेड़ों के झुरमुट में उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। उसका पति उसे वहां ले गया। उस कुटिया में एक सिद्ध महात्मा थे। कुटिया के बरामदे में महात्मा ने उन्हें रात काटने के लिए कहा। बरामदे में लेटते ही पत्नी तो एकदम से सो गई, लेकिन पति को नींद न आई। रात के समय सिद्ध महात्मा और उसके शिष्य का बात करना पति को सुनाई दिया। शिष्य ने पूछा, इस स्त्री का बच्चा कैसा होगा? महात्मा ने कहा, लड़की पैदा होगी परंतु माँ मर जाएगी और वह लड़की भी एक लड़के को जन्म देगी और उसे बेच देगी। महात्मा की ऐसी बातें सुनकर पति को बड़ा दुख हुआ कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, फिर मेरी लड़की भी अपने लड़के को बेचेगी। यह सब तो एक श्राप के जैसा है। अगले दिन सवेरे ही उसने अपनी पत्नी को उठाया, सिद्ध महात्मा को धन्यवाद दिया और उनसे विदा लेकर वे अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। पुण्य क्षेत्र पहुंचने के पहले ही पत्नी को प्रसव वेदना प्रारंभ हो गई। एक किसान के घर पर उसने एक लड़की को जन्म दिया और तुरंत ही मर गई। ये देखकर पति को बड़ा दुख हुआ। सिद्ध महात्मा के मुख से जो दो बातें निकली उनमें से एक तो सही निकल गई, लेकिन अब जैसा भी हो, पति ने दूसरी बात झूठी साबित करने की सोचकर अपनी लड़की को पालने के लिए एक आया रखा और अपना सारा समय वह पैसा कमाने में लगाने लगा। उसका यह प्रयत्न सफल भी हुआ। लड़की की उम्र अभी 5 वर्ष की भी नहीं हुई कि वह बड़ा धनवान बन गया। फिर उसने नगर से बाहर एक स्तंभ के ऊपर एक बड़ा सा मकान बनवाया और उसके बुर्ज पर उसने अपनी लड़की और उसकी आया के रहने का इंतजाम किया, जहाँ से लड़की और उसकी आया नीचे नहीं उतर सकती थी। उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ों को थालों में भरकर ऊपर ही पहुंचाया जाता था। लड़की के पिता ने इस ख्याल से यह किया था कि अगर इस लड़की ने विवाह करके एक लड़के को जन्म दिया और अगर उस लड़के को इसने बेच दिया तो इससे भयंकर दूसरी बात और नहीं हो सकती थी। उसकी लड़की रूप रानी उसी बुर्ज पर धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जवान होने पर वो बहुत ही खूबसूरत भी हो गई। वह सिवाय अपने पिता और आया के किसी को नहीं जानती थी। एक दिन वह बुर्ज पर खड़ी होकर बाहर देख रही थी। थोड़ी दूरी पर उसे एक खेमा दिखाई दिया। वह खेमा वहां के राजकुमार के लिए लगाया गया था, जो वहां शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। तभी रूप रानी की नज़र उस राजकुमार पर पड़ी, जो एक शिकारी के वेश में तंबू के पास ही खड़ा था। रूप रानी ने अपनी आया को बुलाया और राजकुमार की ओर दिखाते हुए पूछा, तुमने उस अजीब से जानवर को देखा है? उसका नाम क्या है? आया ने कहा, अरे बेटी, वो कोई जंतु या जानवर नहीं है, वो तो इस राज्य का राजकुमार है। रूप रानी की आया उसे जो भी कहानियां सुनाया करती थी उन सब में राजकुमार और राजकुमारियां हुआ करती थी। वे प्रेम करके विवाह कर लिया करते थे। इस कारण रूप रानी ने उस राजकुमार को खास दृष्टि से देखा। राजकुमार ने भी जब रूप रानी को देखा तो उसके सौंदर्य को देखकर वह चकित रह गया। पास आकर उसने उसको पुकारा। रूप रानी ने बुर्ज की दीवार के पास आकर उससे बात भी की। उसके बाद राजकुमार अक्सर ही शिकार खेलने के बहाने उस तरफ आया करता। दोनों की जान पहचान जल्द ही प्रेम में परिवर्तित हो गई। एक दिन रूप रानी ने एक रस्सी नीचे लटका दी। उसकी सहायता से राजकुमार ऊपर चला गया। उन दोनों को साथ देखकर रूप रानी की आया भी उनके गंधर्व विवाह पर आपत्ति न कर सकी। राजकुमार अक्सर आता, 2-3 दिन रूप रानी के साथ रहता और उसे अंगूठी और निशानियां देकर चला जाता। कुछ समय बाद रूप रानी गर्भवती हो गई, लेकिन रूप रानी अपने गुप्त विवाह के बारे में अपने पिता को नहीं बता पाई। इसी प्रकार राजकुमार भी अपने गुप्त विवाह के बारे में अपने पिता को नहीं कह पाया, क्योंकि राजा अपने लड़के का विवाह किसी बड़ी राजकुमारी के साथ करना चाहता था। उसने इसी कारण कई छोटी मोटी राजकुमारियों के संबंध ठुकरा भी दिए थे। राजकुमार जानता था कि इस हालत में उसका पिता एक साधारण कुटुंब की लड़की को अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा। गर्भकाल पूरा होने पर रूप रानी ने एक लड़के को जन्म दिया। इस कारण एक और समस्या पैदा हो गई। यदि उस लड़के को जल्दी से जल्दी कहीं भेज न दिया गया तो रहस्य को रखना असंभव था, क्योंकि हफ्ते 10 दिन में रूप रानी का पिता आता
और नीचे से ही लड़की और उसकी आया से बात करके चला जाता। उसके आने पर अगर बच्चा गलती से रो पड़ा तो रहस्य भी खुल जाता। इसलिए रूप रानी और आया ने मिलकर उस बच्चे को बाहर ले जाने का तरीका सोचा। एक दिन शाम को रस्सी के सहारे आया नीचे गई और फूलों के बागों में जाकर टोकरे भर फूल ले आई। रूप रानी ने बच्चे को पेट भर दूध पिलाया और उसे सुला दिया। फिर उसे फूलों के टोकरे में लिटाकर राजकुमार ने जो जो उपहार दिए थे उन्हें भी उनमें रख कर ऊपर से फूलों से ढांक दिया। आया उस टोकरे को लेकर सीधे राजमहल गई। वहां दासियों से उसने कहा, मैं रानी के लिए फूल लाई हूँ, 2 आने में। रानी से कहिए कि ले लें। यह जानते ही कि 2 आने में टोकरा भर फूल आ रहे हैं, रानी ने दासियों को 2 आना देकर टोकरा मंगा लिया। रानी ने जब टोकरे के ऊपर के फूलों को उठाया तो नीचे उसे एक प्यारा सा बच्चा आराम से सोता हुआ दिखाई दिया। देखने में वो किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। रानी के बगल में बैठे राजा ने जब बच्चे को देखा तो उसने कहा, अरे ये बच्चा कितना सुंदर और कितना प्यारा है। फिर राजा ने तुरंत ही दासियों को उस फूल वाली को लाने के लिए भेजा, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी, इसीलिए इस बात का पता नहीं चला कि आखिर ये बच्चा किसका है। रूप रानी ने बच्चे के बगल में जो अंगूठियां और निशानियां रखी थी, राजा ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और कहा, यह बच्चा अवश्य ही किसी बड़े कुल का है और इसके माता पिता इसे पाल नहीं सकते, अतः इसे अब हम ही पालेंगे। शायद रक्त संबंध के कारण ही रानी के मन में भी ऐसी ही इच्छा पैदा हुई। राजकुमार बच्चे के साथ अपनी चीज़ों को देखकर यह जान गया कि यह उसका ही बच्चा है, लेकिन ऊपर से यह बात वह किसी से कैसे कहे। उसने सोचा, अब जब उसके बच्चे को उसके माता पिता ही पाल रहे हैं तो आगे चलकर वो इस बात का खुलासा कर सकता है। सब कुछ ठीक था, लेकिन शायद माँ के पास न रहने से वह बच्चा हमेशा रोया करता। उसे शांत कराना किसी के बस की बात न थी। वह रो रो कर सो जाता और उठकर फिर से रोने लगता। बच्चे को हमेशा रोता देखकर राजा ने पूरे महल की स्त्रियों को आज्ञा दी कि बच्चा बिना लोरियां सुने रोना नहीं छोड़ेगा। अब आकर सभी उसे लोरियां सुनाओ। सबने लोरियां गाईं, पर किसी की भी लोरी सुनकर उस बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। तब राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि उसके द्वारा पाले जाने वाले बच्चे के पास आकर नगर की सभी स्त्रियां लोरियां गाएं। राजा की घोषणा के बाद नगर की सैकड़ों स्त्रियां आईं और उन्होंने लोरियां गा गा कर बच्चे को सुनाई, लेकिन बच्चा किसी की भी लोरी सुनकर चुप नहीं हुआ। ये देखकर राजा ने चिंतित होते हुए पूछा, क्या इस नगर में इतनी ही स्त्रियां हैं? तब एक सैनिक ने बताया, महाराज, नगर के बाहर एक स्तंभ पर बड़ा सा मकान है जिसमें एक लड़की रहती है। सिवाय उसके नगर की सारी स्त्रियां आकर लोरी सुनाकर जा चुकी हैं। राजा ने पूछा, जब सारी स्त्रियां आई तो फिर वो क्यों नहीं आई? सैनिक ने कहा, क्योंकि महाराज, उसका पिता उसे वहां से नीचे नहीं उतरने देता। राजा ने कहा, तो ठीक है, उसके पिता को ही पकड़ कर लाओ। राजा की आज्ञा से सैनिकों ने रूप रानी के पिता को पकड़कर राजा के सामने हाजिर कर दिया। तब राजा ने पूछा, जब हमने यह घोषणा कराई कि नगर की सारी स्त्रियां आए और लोरी गाए, तो केवल तुम्हारी ही लड़की ने आकर हमारे लड़के के लिए लोरी नहीं गाई, ऐसा क्यों? तो रूप रानी के पिता ने कहा, महाराज, मेरी लड़की की अभी शादी नहीं हुई है, भला वह लोरियां कैसे जानेगी? राजा ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, गाना आए या ना आए, सबको आकर गाना ही पड़ेगा, यही मेरी आज्ञा थी। राजा के आदेश पर रूप रानी के पिता को अपनी बेटी को लेकर महल में आना पड़ा। उसे देखकर राजा ने कहा, देखो, हमारा बच्चा रो रहा है, शायद तुम्हारे लोरी गाने पर वह रोना बंद कर दे, अब जरा गाओ तो। तब रूप रानी ने एक ऐसा गीत गाया जिसका मतलब था कि बेटे, मेरे नन्हे बेटे, रो मत, तेरी माँ सचमुच अभागिन है जो बदनामी के डर से तुझे बेच दिया। तेरा गुणशाली पिता तेरी रक्षा करे, तेरा दादा महाराजा तुम्हें पाले पोसे, तेरी माँ ही अभागिन है। रो मत मेरे बेटे, रो मत मेरे बेटे। रूप रानी का हाथ लगाना था और उसका गाना सुनने की देर थी कि लड़के ने तुरंत ही रोना बंद कर दिया और वो अभी गा ही रही थी कि वो सो भी गया। यह देखकर राजा रूप रानी के पास आया और कहने लगा, तुम ही इस बच्चे की माँ हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुमने अपने बच्चे को क्यों बेच दिया? ये सुनकर रूप रानी ने अपना सर नीचे कर लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। तब राजा ने बड़े प्रेम से पूछा, सच बताओ बेटी, तुम्हें क्या डर है? मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा।
मुझे बताओ कि इस बच्चे का पिता कौन है। तब रूप रानी ने सिर उठाकर राजकुमार की ओर देखा और फिर से सिर नीचे कर लिया। तब राजकुमार ने राजा को सारा सच बताकर माफ़ी मांग ली। रूप रानी भी रोती रोती अपने पिता के पैरों में गिर पड़ी। पिता ने रूप रानी को उठाकर कहा, बेटी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना घटेगी, यह बात तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मुझे एक सिद्ध महात्मा ने बताया था। मैंने उनकी बात को गलत साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो भाग्य में लिखा है उसे मिटा न सका। राजा ने भी उसकी बताई सारी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर अपने लड़के का अपराध क्षमा करके रूप रानी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजा ने अपने बेटे का विवाह और अपने पोते का नामकरण एक साथ बड़े ही धूमधाम से किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।